नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे जोश भारी मतदान जारी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिक गई है। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। बद्रीनाथ में हार के बाद भाजपा को वैचारिक मोर्चे पर रक्षात्मक होना पड़ रहा था। पार्टी ऐसे में असहज स्थिति दोबारा नहीं बनने देना चाहती, इसलिए पार्टी ने उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस उपचुनाव में एकजुटता का संदेश देते हुए घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस की चाहत है कि केदारनाथ में जीत के साथ 2027 के लिए एक बड़ा संदेश दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त थे। लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत ने कांग्रेस को उम्मीदों से भर दिया। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से यह सीट खाली हो गई थी। वहीं भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जनता 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ले लिया है। बुधवार को हुए मतदान में जनता ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस सीट पर कुल 90,875 मतदाता हैं, जिनमें 44,919 पुरुष जबकि 45,956 महिला मतदाता हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कुल 173 पोलिंग बूथ बनाए थे, जहां सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। वहीं केदारनाथ में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल जबकि कांग्रेस ने मनोज रावत को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही दल अब जीत के दावे भी करने लगे हैं। वहीं मतदाताओं का कहना है कि वह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए मतदान कर रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों की चाहे सार्वजनिक अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, वो विचार है मेरे, सामाजिक विचार है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? इन्हीं मुद्दों को, जो भी सरकार बनेगी पहले हमारे बच्चों का भविष्य देखना और हमारे बच्चों को नौकरी देना भाई, छोटी बड़ी नौकरी जो भी हो। और सुनो एक बात दूसरी बोलने, मैंने जो आजकल प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उनमें टीचरों की भरमार है, और जो सरकारी स्कूल है उनके दो ही टीचर, एक टीचर काम कर रहा है, जिससे हमारी सरकारी प्राइमरी स्कूल जो है बंद हो गई है। और जो हमारे बच्चे बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ जाना भाई। देखिए, आप देख ही रहे होंगे अभी अभी बीच में हरियाणा का चुनाव हुआ था, और हरियाणा में भी जिस प्रकार से अनवरत रूप से इस चुनाव से पहले 2 बार लगातार 10 वर्ष तक वहाँ पर भाजपा की सरकार ने काम किया है। तीसरी बार लोगों ने वहाँ पर फिर से डबल इंजन को चुना है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी डबल इंजन लगा है, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें आई हैं, उन राज्यों का विकास तेज गति से बढ़ा है। तेज गति से वो राज्य प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुंचे। तो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दोनों ही जगह पर डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। शुरुआती रुझान बहुत बेहतर है, कांग्रेस के पक्ष में है। और जो हमने फीडबैक लिया है बूथ वाइज मतदान केंद्रों पर, हमारे जो साथी, हमारे सहयोगी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रचार तो बंद है, लेकिन मतदाताओं को लाना, पोलिंग बूथ तक पहुँचाना, और उनकी ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माहौल हमारे पक्ष में है और
इस बूथ से हम जीत के आएंगे। ये पूरे कमोबेश सभी बूथों की स्थिति का आकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ का उपचुनाव कई मायनों में खास है। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की चाहत है कि केदारनाथ में जीत के साथ 2027 के लिए एक बड़ा संदेश देने की भी है। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत ने उम्मीदों से भरा दिया है। मैं जिस तरह वहाँ गया हूँ तो मैं इधर चोपता से लेकर चंद्रनगर से लेकर पूरे अगस्त मुनि पूरा क्षेत्र में घूमा हूँ, भीरी से लेकर और वहाँ रामपुर, सीतापुर, ऊखीमठ, अगस्त मुनि, मैंने सभी जगह जनसभाएं की हैं और कार्यक्रम किए हैं। वहाँ माहौल एकदम भाजपा के खिलाफ और विशेष करके भारतीय जनता सरकार के खिलाफ है माहौल, मुख्यमंत्री के खिलाफ है माहौल। इसलिए खिलाफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है वहाँ कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस के मुंगेरी लाल के सपने हैं, उनकी सीट अपनी सीट बद्रीनाथ की थी, उस सीट को जीत करके वो बड़े उन्मत्त हो गए हैं और बड़ा घमंड उनको आ गया है कि हम पूरे प्रदेश में फतेह करेंगे, केदारनाथ भी जीतेंगे। वो सपना उनका 23 तारीख को चकनाचूर होगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी उपचुनाव में प्रचार के लिए यूकेडी जो है धरातल तक इस बार यूकेडी ने वहाँ पर काम किया है, तो जनता का जो है दोनों ही राष्ट्रीय दलों से मोह भंग हो चुका है। जनता स्पष्ट तौर पे चाहती है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो है सत्ता में आए, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही यहाँ के मूल निवासियों के हक हकूकों की बात कर सकता है और ये राज्य जिस अवधारणा पर बना है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया गतिमान है। केदारनाथ के 90,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लेने जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। दोनों ही दल अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इंतजार अब 23 नवंबर का है, जब मतगणना के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभा बदूनी है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। दीपक रावत है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के। रतन मंडी दोभाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रभा जी आप ही के पास आऊँगा। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे पहली जो बाइट थी वो महिला की, आपने जो वृद्ध महिला थी उनकी सुनी होगी। नौकरी को लेकर बात करी, स्कूलों की लेकर बात करी और युवाओं को लेकर चिंतित दिखे। वो मूल मुद्दे ये है। इसको उन्होंने कहा कि सरकार जिसकी भी आए वो इस पे ज़रूर ध्यान देगी। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है और प्राइवेट स्कूल में टीचर भरे हुए हैं। हमारे सरकारी स्कूल बंद होने की नौबत है। रोज़गार के लिए कहा उन्होंने। तमाम ज्वलनशील मुद्दे जो पूरे भारत में एक सवाल बने हुए, उसको लेकर केदारनाथ की जनता ने वोट दिया है। जी विशाल जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो ये आपने ज्वलंत मुद्दे हमें बताए हैं, अगर मैं रोजगार की आपसे बात करूं, नौकरियों के बारे में मैं आपके से बात करूं और स्कूलों के बारे में आपसे बात करूं, तो मैं आप कहना चाहूंगी कि जो हमारी आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, उसने हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अगर आप आंकड़ों पर भी चले जाएं, नौकरियों की बात आप विशेष रूप से कर ले, तो मैं कह दूंगी जब से हमारे राज्य में ये सख्त नकल विरोधी कानून आया है या उससे पहले भी अभी तक जो आंकड़े कह रहे हैं कि वो 18,000 नौकरियां हमारी सरकार सरकारी नौकरियां दे चुकी है और 10,000 हमारी नौकरियां प्रस्तावित है। और इस कानून के आने के बाद तो राज्य की जनता को भी ये विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में यह कानून बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारे युवाओं को और अच्छे अवसर इसमें मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी मैं कहूंगी बहुत सुधार हुआ है। आज आप उत्तराखंड में देख लीजिए डबल इंजन की सरकार है, उसकी वजह से यहाँ पर जो एम्स है, पहले क्या स्वास्थ्य सुविधाएं होती थी और आज की स्थिति में क्या स्वास्थ्य वहां पर हमारी अच्छी सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं। स्कूलों का प्राइमरी लेवल पर भी अगर हम देखे जाए तो जहां पर जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से वहां पर स्कूल भी है और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और ये दिशा निर्देश हमारे सरकार के द्वारा दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब मैं कह सकती हूँ कि वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो रोजगार का विषय हो, या फिर जो मूलभूत वहाँ की सुविधाएं हो, वो सड़कें हो, कनेक्टिविटी हो, तो इसकी वजह से जो राज्य में है बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। और इस बार आप देखेंगे कि जो श्रद्धालुओं की वहां पर संख्या रही है, वो उसमें कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं यात्रा भी 2 महीने हमारी बाधित रही, आपदा के कारण, दैवीय आपदा है, वो कभी भी आ सकती है। उसके बावजूद 17 लाख यहाँ पे केदार बाबा के लोगों, ये श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा विकास का ही एक मूल मंत्र है, जिसे हमने जनता को दिया है। और इस विकास के एजेंडे के साथ ही आज हम वहां पर धरातल पर हमारी सरकार ने काम किया है। और निश्चित रूप से जनता हमें इन्हीं मुद्दों पर हम कह सकते हैं कि समर्थन देने जा रही है। दूसरा, हमें अपने राज्य को भी सुरक्षित करना है, और भी हमारी सरकार ने जो कड़े कानून बनाए हैं, चाहे वो धर्मांतरण का कानून हो, या फिर हम कह सकते हैं दंगा रोधी कानून हो, तो हम देवभूमि के स्वरूप को भी बनाए रखना चाहती हैं। और हम चाहते हैं भविष्य में हमारा उत्तराखंड, हमारा ये देवभूमि सुरक्षित रहे। तो इन सभी दिशाओं की तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से जनता ये सब चीजें जरूर ध्यान रखेगी वोट देते हुए। हमने स्थानीय मुद्दों पर भी काम किया है, हमने राज्य के मुद्दों पर भी काम किया है, और राज्य की जनता भी अब यही चाहती है कि हमारा राज्य, जो ये तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक है, और हम इसी दिशा की ओर आगे बढ़े। और अधिक से अधिक संख्या में, मैं कहना चाहूंगी, जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो विपक्ष ने हमारे खिलाफ झूठ और भ्रम का इतना प्रचार किया है, वहां पे झूठ फैलाया है, कोई भी मुद्दा हो, पूरे विश्लेषण में आप देखेंगे इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। जनता इनको झूठ के ऊपर, झूठ का जो इन्होंने प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया, उस पर जनता इनको वोट करने वाली नहीं है। हमारे विकास के काम जो हमने धरातल पर किए हैं, निश्चित रूप से जनता हमें उन मुद्दों पर वोट करेगी, इस पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। कांग्रेस के शीशपाल सिंह बिष्ट मौजूद हैं। शीशपाल जी, जवाब दीजिए भाई। उन्होंने तो कहा कि आपके बहकावे में जनता नहीं आने वाली है, और हमने नौकरियां दी हैं, 18,000 नौकरियां दे चुके हैं, 10,000 प्रस्तावित है। जी देखिए विशाल जी, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने निश्चित तौर पर बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए हैं, लेकिन आप बेरोजगारों से पूछ के देखिए ना, बेरोजगार इनके रोजगार के आंकड़ों से कितने सहमत हैं। आज भी बेरोजगार धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, और जो दावे सरकार कर रही है रोजगार के, वो बिल्कुल सत्य से परे आंकड़े हैं। क्योंकि आप बेरोजगार कार्यालयों का डाटा उठा करके देख लीजिए, आज भी 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगारों की फौज इस प्रदेश के अंदर है, और जो पंजीकृत नहीं उनका आंकड़ा तो उपलब्ध ही नहीं है। और लगातार 7 सालों से बेरोजगारों को जो सरकारी उपेक्षा झेलनी पड़ी है, और इस अवधि में जो लोग ओवरेज हो गए हैं उनके बारे में तो सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। और सरकार जो कह रही है कि केदारनाथ की जनता जो है कांग्रेस पार्टी के झूठ में नहीं फंसने वाली है, साथ वहां पर हमने जो है 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड बनाए, तो कौन से रिकॉर्ड बनाए आप देखिए। हजारों श्रद्धालु बिना यात्रा में अपने इष्ट के दर्शन के ही वापस जाने के लिए मजबूर हुए। आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? और 4 धाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं रही, जो लोगों की मौतें स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में हुई, उस पर तो ये कुछ बोलते नहीं है। और 31 जुलाई को केदार घाटी में जो आपदा आई, उसमें कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग लापता है, ये सही डाटा इनके पास उपलब्ध नहीं है। और जो वहां पर छोटे मोटे हमारे दुकानदार हैं, जो होटल, रिसोर्ट, होम स्टे चलाने वाले हमारे नौजवान और बेरोजगार लोग हैं, वो अपने प्रतिष्ठानों की जो है किस्त नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों के ऋण के तले दबे हुए हैं, उस पर सरकार कुछ सोच नहीं पा रही है। हमारे घोड़े, खच्चर, डंडी कंडी वाले जो लोग हैं, जो किसी तरीके से यात्रा व्यवस्थित रूप से चलने पे अपने घर परिवार का लालन पालन करते थे, वो सबके सब मायूस हैं। और सरकार ने जो घोषणा की इसके लिए मुआवजे की, हमने तो, आपको याद होगा, आपकी ही डिबेट में मैंने कई बार कहा 100 करोड़ रुपए की कम से कम सहायता देनी चाहिए। 9 करोड़ रुपए जारी किया, बताइए, 9 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और उसमें भी इतने ज्यादा जो है वो लगा दिए, क्या पैरामीटर्स, कि लोग जो है उनको पूरे ही नहीं कर पाए। आप बताइए, इतने इफ एंड बट्स, जो उनका हक है उसमें भी आप जो है बिल्कुल जो है प्रशासनिक तानाशाही कर रहे हैं। इतने नियम कायदे, आखिर उनको वो सहायता भी अगर समय से नहीं मिल रही है तो क्या फायदा है ऐसी आप चीजों का। और जो आप केदारनाथ पद यात्रा पे अगर गए होंगे विशाल जी, तो आप देखिए जो वहां पर
गोरी कंसोल पर जो पैदल मार्ग है, पूरे के पूरे रूट पे आप देख लीजिए, स्थानीय लोगों की दुकानें कम और जो है बाहर के लोगों की ज्यादा मिलेगी। भाई किसने आमंत्रित की वो दुकानें, किसने आमंत्रित किया उनको वहां पर? आप हमारे स्थानीय बेरोजगार का पेट क्यों काट रहे हैं भाई? आप उसके रोजगार पे लात क्यों मार रहे हैं? तो ये हनक और सनक जो है सरकारी तंत्र और सरकार की वहां पर है। हमारे जो तीर्थ पुरोहित है, हक हकूकधारी है, चाहे वो बद्रीनाथ में हो, चाहे केदारनाथ में हो या अन्य तीर्थ स्थानों पे, जो प्रशासनिक तानाशाही उन्होंने झेली है, जिस तरीके से मास्टर प्लान के नाम पे उनका उत्पीड़न हुआ, पहले देवस्थानम बोर्ड के नाम पे उत्पीड़न हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और निश्चित तौर पर ये सत्ता के अहंकार के खिलाफ केदारनाथ की जनता आ रहा हूँ प्रभा जी, बस जल्दी से इनकी बात खत्म हो रही है। ऋषिश पाल जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करें, फिर मैं प्रभा जी के पास चलता। मैं प्रभा जी आऊंगा, लेकिन उससे पहले और भी जो पैनलिस्ट है उनका रुख करूंगा। विशाल जी, निश्चित तौर पर केदारनाथ की महान जनता, जिसने 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेली की है, 7 सालों से केदारनाथ के नौजवान रोजगार की बात जोड़ रहे हैं, विकास वहां दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद जरूर मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ दौरे किए, कई घोषणाएं वहां पे की, लेकिन इन झूठी घोषणाओं में जनता नहीं फंसने वाली। वो जानती है कि ये घोषणाएं अगर 7 साल पहले और अगर पहले हुई होती तो ये विकास धरातल पे उतर गया होता जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो हम इनके झांसे में क्यों आए? चलिए ठीक है, मैं यूकेडी के प्रवक्ता के पास चलूंगा, दीपक रावत के पास मैं आऊंगा। शीशपाल जी आऊंगा आपके पास, आता हूँ। दीपक जी एक बात बताइए, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे सीएम आतिशी को दिल्ली से, जिन्होंने सोलर के जो एक्सेस हैं उनको लगाने की बात कही। फिर से चर्चा पर लौटते हो, सीधे रुक करते हैं दीपक रावत का। दीपक जी एक बात का जवाब दीजिए, आप क्यों इतना खास हैं जनता के बीच, क्यों आपको जनता चुने? केदारनाथ में आप लोग कहते हैं ना कि, मैं सुन रहा था कि जो क्षेत्रीय दल है उनको बढ़ावा दिया जाए, क्षेत्रीय दल, तो क्षेत्रीय दलों को क्यों चुने? जरा बताइए, राष्ट्रीय दलों को छोड़ क्षेत्रीय दलों को क्यों, यूकेडी को क्यों चुने जनता? अनम्यूट कर लीजिए। विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। इस पृथक राज्य का निर्माण जिस सपने को लेकर किया गया, आज 24 वर्ष होने के बाद भी ये दोनों राष्ट्रीय दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनको 2-2 बार का शासन करने का मौका मिला हुआ है, लेकिन आज भी वो समस्याएं जस की तस है। यदि 24 वर्ष बाद भी एक सख्त भू कानून के लिए जनता अगर सड़कों में है, रोजगार के लिए जनता अगर सड़कों में है, मूल निवास जो यहाँ के लोग थे जिन्होंने इस पृथक राज की लड़ाई लड़ी, अपनी शहादतें दी, अपनी कुर्बानियां दी, अपना जवानी का महत्वपूर्ण समय आंदोलन में व्यतीत कर दिया, वो सब अगर आज भी इसी बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये चीज सुनिश्चित हो जाती है कि राष्ट्रीय दलों ने इस प्रदेश के लिए वो कार्य नहीं करे जो कार्य इसके लिए इस पृथक राज्य का निर्माण किया गया था। हमारा यही कहना है, और बार बार यूकेडी इस प्रदेश बनने से पूर्व और आज जब 24 वर्ष हो चुके हैं, लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि जब तक क्षेत्रीय दल इस छोटे से प्रदेश में स्थापित नहीं होगा, उसकी सत्ता नहीं आएगी, तब तक उसके जो सपने हैं, जिन सपनों को लेकर उसने पृथक राज्य का निर्माण कराया, वो पूर्ण नहीं होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो 24 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। आज भी जनता सड़कों पर नहीं होती, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। शायद ही कोई एक डिपार्टमेंट है जो आज की डेट में आंदोलित ना हो और सड़कों पर ना हो। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर ही हम केदारनाथ उपचुनाव में गए हैं, जनता के बीच गए हैं, और एक हमने बहुत ही अच्छा कैंडिडेट दिया है डॉक्टर आशुतोष भंडारी, और हम उनके सामने जाके हमने सिर्फ यही बात जनता के बीच घर घर जाके बोला है कि जितनी जल्दी यहाँ की प्रदेश की जनता इस बात को समझेगी कि जब तक क्षेत्रीय दल इस यहाँ पर राज्य नहीं करेगा, तब तक उनकी मूलभूत उनके हक हकूक की बात यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं समझ सकता, क्योंकि राष्ट्रीय दल की अपनी एक पॉलिसी होती है, राष्ट्रीय दल का अपना एक नीति निर्माण होता है, उन्हें पूरे राष्ट्र को लेकर नीति निर्माण करना होता है। क्षेत्रता उनके लिए दूसरे पायदान में होती है, उनकी उपयोगिता। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण आज भी जो समस्या है वो जस की तस है। आप देखिए 24 वर्ष हो गए, आज उत्तर प्रदेश पर संपत्तियों का विवाद अभी भी चल रहा है, पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अब वही सेम सबसे बड़ी समस्या तो मूल निवास आ गई है। जिस प्रकार से यहाँ पर डेमोग्राफिक पिछले 24 वर्षों से दोनों राष्ट्रीय दलों ने अपने चुनावी चुनाव की जो मंशा है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ावा दिया, या उनको जो यहाँ की डेमोग्राफिक जब चेंज हो रही थी, दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने उसको नजरअंदाज किया। आज यहाँ की जो लोकल जनता है
अब भयभीत हो चुकी है। अब वो कह रही है कि हमें मूल निवास देना चाहिए। तो जब तक इन सारे मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक उस पृथक राज की जो अवधारणा थी, जिसको लेकर ये पृथक राज बना था, वो पूर्णता नहीं होगी। तो विशाल जी, इसी बात को लेकर हम जनता के बीच गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज 6 बजे तक जब ये जनता वोट डालेगी तो यूकेडी की इन बातों को ध्यान में रखकर वो जरूर यूकेडी के कैंडिडेट को अपना समर्थन देगी। चलिए, अब उम्मीद तो यही है कि आप जो कह रहे हैं वैसा हो, आप चाह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि दोभाल जी हैं। रतनमणि जी, केदारनाथ उपचुनाव और तीनों दलों को आपने सुन लिया, एक क्षेत्रीय दल, 2 राष्ट्रीय दल, और एक आपने महिला की बात को भी सुना कि उन्होंने रोजगार, शिक्षा की बात करी। देखिए विशाल जी, मैं बोलूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा था जो आपने वो महिला, जो बुजुर्ग महिला है, और आपके पैनल में भी एक महिला है जी, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपके पैनलिस्ट हैं, और एक वो महिला, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है, और मैं इसके अगर पृष्ठभूमि में जाए राज्य की, तो यही कहा गया कि महिलाओं का प्रदेश है, महिलाओं ने जो कुछ सहा है तो वो सब जानते हैं इसको, मैं घटनाक्रमों को उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन वो जो महिला कह रही है वो बात सही है, उसको हम भोग रहे हैं कि उसने क्या कहा, जो बुजुर्ग महिला है वो ये कह रही है कि रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार का सवाल है, ये मुद्दा है हमारा, और शिक्षा हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर की शिक्षा थी, जो सरकारी विद्यालय थे, वो लगातार बंद हो रहे हैं, और जो बाजार व्यवस्था है वो हमारे पास पैसा उसको, उस शिक्षा को खरीदने के लिए नहीं है, न तो हमारे पास शिक्षा है और न हमारे पास रोजगार है। ये अपने आप में ये पूरा एक शीशे की तरह से आईने, सब उसका अपना चेहरा उसमें देख सकती है, सत्ता भी देख सकता है, विपक्ष भी देख सकता है, आप भी और हम भी देख सकते हैं कि उसने कितनी बड़ी बात ये कही है। मैडम कह रहे थे भाजपा का उन्होंने रोजगार गिनाए, इतने रोजगार गिनाए, ये तो अब मैं उस पर क्या कहूँ, ये तो वो सरकार है जो जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आज ही अखबारों में कल ही हाई कोर्ट ने उनको मानना का नोटिस जारी किया है, उन्हीं के सवाल पर, उस पर मैं जाना चाह रहा हूँ। और इस पर क्या असल में है, क्या सीधे 6 कैंडिडेट हैं आपके वहां पर केदारनाथ में, दोनों पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से भी पूर्व विधायक हैं जो चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं, भाजपा से भी पूर्व विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी ये समझ है, जो मुझे थोड़ा जानकारी है, जो मैंने लोगों से जानकारी ली आपके पास आने से पहले, तो सीधा मुकाबला वहाँ कांग्रेस और बीजेपी में है। और ये भी मुझे कुछ जो मित्र हैं, वो पत्रकार हैं, ये सब जो बीजेपी कल तक जो उनके जो खास लोग हैं दावे कर रहे थे कि हम 15,000, 10,000, 15,000 से लीड करेंगे, वो भी आज वो कहते हुए डर रहे हैं, वो भी 2-3 हजार पर आ गए हैं। तो ये एक कांटे की टक्कर है वहाँ मुकाबला। ये सवाल इस पर चुनाव है कि वहाँ धाम जीतेगा या धामी जीतेंगे, ये स्लोगन है, और ये नीचे तक है जमीन पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल रतनमणि जी, आऊँगा आपके पास, आऊँगा। एक ब्रेक का इशारा, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं कि प्रभा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, तो शीशपाल जी का भी आप जवाब देना चाह रहे थे, और दूसरी बात जो दीपक रावत और रतनमणि जी ने कही उसका भी जवाब दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर अभी कह रहे थे कि घोषणाएं करना हमारा काम है, तो मैं इनको ये बता दूं कि घोषणाएं करना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी में नहीं है। अगर आप इससे पहले भी राज्यों की बात हम कर लें कि जब चुनाव होते हैं, घोषणा पत्र जारी होते हैं, तो ये झूठे वादे कौन करते हैं, और अगर हम झूठे वादे करते हैं तो उसका खामियाजा जनता के सामने बहुत जल्दी ही आ जाता है। अगर आप जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, या मैं कहूँ जहां इनके अलायंस के साथ भी सरकारें, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, अब कल ही हिमाचल की बात कर लीजिए, वहां पर इनके राजस्व में क्या फर्क पड़ा है। अब इन्होंने चुनाव के टाइम पर तो इनके जो मुख्य पार्टी के युवराज है वो खटाखट वाली बातें करते हैं, लेकिन जब राज्य में ठीक है इनकी सरकार बन गई, कर्नाटक में आप देख लीजिए, हिमाचल में कल इनको जो दिल्ली में इनका हिमाचल सदन है वो बेचना पड़ रहा है, 150 करोड़ रुपए का उसमें बिजली का ये बिल नहीं दे पा रहे हैं। तो जनता के साथ आप झूठे वादे क्यों करते हैं? आपको पता है कि अगर सरकार बन भी जाएगी उसके बाद क्या हम उन वादों को धरातल पर लेकर आ पाएंगे?
आप चुनाव में सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि हमें वोट मिल जाए, हम सत्ता में आ जाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमें पता है हमारे राज्य का क्या हाल है, हमारे देश में जो हमारी जनसंख्या है, तो हम ऐसे वादे उनको क्यों करें? तो ये झूठे वादे करना ये कांग्रेस का काम है। हम जिस भी राज्य में आप भाजपा की सरकार देख लीजिए, वहां पर विकास भी हो रहा है, वहां पर जनता को रोजगार भी मिल रहा है। और जहां तक मैं अपने राज्य की बात करूं, अगर रोजगार का है, मैंने आपको आंकड़े भी बता दिए जो कि सरकारी विभाग के हैं, लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर भी देखें कि हमें अपने युवाओं को रोजगार देना है, तो उसके लिए हमारे पास स्वरोजगार का एक विजन हमारे पास है। हमें यह है कि आने वाले समय में हम अपने युवाओं को कैसे सक्षम बनाएं कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो सके। ऐसा नहीं है कि सरकारी विभाग में नौकरियां निकलेंगी तब तक हमारे बच्चे इंतजार करते रहेंगे। स्वरोजगार के क्षेत्र में आप देखें, पहाड़ों में हमारे पास बागवानी है, पहाड़ों में हमारे पास कई तरह के हॉर्टिकल्चर वगैरह है, हमारे पास जो लैंड है, आज हम उसमें सोलर प्लांट के थ्रू बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इतने मेगावाट वहां पे बिजली पैदा हो रही है। तो अगर ये सब चीजें वहां पर हो रही है तो इससे किसको फायदा मिलेगा? इससे हमारे युवाओं को डेफिनेटली जो उत्तराखंड का युवा है उसको वहां पे रोजगार मिलेगा। तो ये नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी, ये सब बातें अब धरातल में पहुंच नहीं रही है क्या? मेरा सवाल तो ये है ना कि धरातल में बातें पहुंच नहीं रही क्या? अब केदारनाथ के उपचुनाव में जब आप गए होंगे, जब आपके उच्च नेता गए होंगे तो उन्होंने ये बातें कही होंगी, तो ये महिलाएं वहां पर ऐसी बातें क्यों कर रही, जहां पर रोजगार शिक्षा को बड़ा मुद्दा बताया है, बड़ी बातें बताई हैं? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप सिर्फ टीवी डिबेट से बोल रहे हो या अमूमन ये काम हो भी रहा है? बड़ा सवाल तो यही है, लोग तो यही पूछ रहे हैं। प्रभा जी, व्यापारियों की बात करें, इन्होंने भी मुद्दा उठाया, तो वहां के तो स्थानीय व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि जब हमने ये मुद्दा उठाया कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर अपनी दुकानें या स्टॉल ना लगाए, तो हमारी सरकार ने समर्थन किया, लेकिन उनके साथ कौन खड़ा हो गया? विपक्ष खड़ा हो गया कि नहीं नहीं, ये जो बाहर से लोग आए इनको बिल्कुल ना जाने दिया जाए, ये तो सद्भावना है कि जब कोई बाहर से आता है हमें उसका स्वागत करना है। तब ये सरकार को बदनाम करते हैं कि सरकार स्थानीय युवाओं को या स्थानीय जो लोकल हमारे व्यवसायी हैं उनके साथ खड़े नहीं है, तो वहां पर हमारा विपक्ष सद्भावना का परिचय हमें देने लग जाता है। तो ये अभी आने वाले टाइम में, अभी आपने सुना होगा हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगले साल हमें पता है निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, और हमारे पास हम कह सकते हैं तीर्थाटन और ये पर्यटन दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर राजस्व बढ़ेगा, आपको पता है आज उत्तराखंड को हमें अग्रणी राज्य बनाना है, इतनी हमारे राज्य में परियोजनाएं चल रही है, राज्य की भी चल रही है, केंद्र की भी चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, तो नेचुरल है कि उसके लिए हमें अपना फंड भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा उसके बारे में भी हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है सरकार बनाने के बाद हमने केवल वादे किए हैं फिर हम उनको पूरा ना करें। स्थानीय व्यवसायियों के लिए हमारी योजना है कि जब अगली बार यात्रा शुरू होगी उससे पहले जो हमारे संसाधन है उन पर भी विस्तार से चर्चा होगी, और जो परमिट दिए जाते हैं व्यवसायियों को उनको हम 1 साल के बजाय 5 साल का भी प्रावधान किया जा रहा है, और समय से पहले उनको वहां पर व्यवस्था दी जाएगी ताकि आने वाले समय में उनका अपना आर्थिकी उनकी मजबूत कर सके। अभी हमारे यूकेडी से कह रहे थे प्रवक्ता की ये लोग केंद्र की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, केंद्र की जो राष्ट्रीय हमारी पार्टियां हैं वो राज्य पर नहीं देंगी। तो हम तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री आप बता दीजिए जिसका, हमें विशेषकर उत्तराखंड की बात करना चाहूंगी, कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारे राज्य की तरफ ध्यान दिया हो? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्य में केदार बाबा के जिन्होंने दर्शन किए हो? 7 बार प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, और उन्होंने खुद ये कहा है कि ये वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और जितनी मदद हमें केंद्र से मिल रही है राज्य को आगे ले जाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है, हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। और जहां तक जब ये सारी चीजें डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास भी होगा, और साथ साथ हमें अपनी विरासत को भी बचाना है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो जितने कानून भी हमारी सरकार लेके आ रही है वो जनता के लिए ही है, और आने वाले कुछ समय देखिए जब भी हम कानून लाते हैं उसमें कुछ समय उसको धरातल आने में रोजगार और शिक्षा पे बात, कानून तो आप ला रहे, अच्छी बात है, रोजगार शिक्षा पे बात नहीं। अगर आप रोजगार के बारे में भी बात करें तो जितने भी कानून आ रहे हैं आगे आप देख लीजिए, आजकल युवा गांव में जाइए, अभी बच्चों के हमने खुद इंटरव्यू देखे हैं, वो 4-4 परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। जो नए कानून आए हैं उससे वो 4-4 परीक्षाओं में भी पास हो रहे हैं। तो सरकारी नौकरियों के लिए भी उनके लिए मैं करूंगी दरवाजे खुले हैं, और प्राइवेट के लिए भी हमारी सरकार योजनाएं बना रही है। आपके स्वरोजगार के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कदम उठाने जा रही है कि जिससे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। अगर केदारनाथ में भी हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जब श्रद्धालु आएंगे तो वो अपना काम हमारे युवाओं को दिया जाएगा, जो कि स्थानीय युवाओं को प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी। तो ये सब चीजें आप अगले उसमें देख लीजिएगा कितना इसमें परिवर्तन आएगा। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डेफिनेटली मैं कहूंगी सड़क हो, हेली सेवाएं हो, रेल कनेक्टिविटी हो, तो ये सारी चीजें उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में
स्थापित करेंगी। ये हम सब देख भी रहे हैं और ये चीजें तो हमने धरातल पर हम देख भी चुके हैं। आपने भी देखा होगा हेली सेवाएं में अभी पहली हेली एम्बुलेंस की जो सेवा है, ये एशिया में पहली ऐसी सेवा है जो उत्तराखंड राज्य में विकसित हुई है। आप बता दीजिए मुझे, तो बताइए क्या हमारे लिए गौरव का क्षण नहीं है कि हमारे राज्य में हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं और ये हमारे राज्य में सुविधाएं हैं। एम्स के बारे में आप देख लीजिए, तो हर जगह हमारी सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस राज्य को हम बिल्कुल अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा वादा जनता से है, जो हम रोजगार देंगे, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। अभी हरिद्वार में देख लीजिए, आपकी एम्स की सुविधाएं देख लीजिए, तो हर जगह लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अब उनको इतना बाहर नहीं जाना पड़ रहा है चिकित्सा सुविधाओं के लिए, क्योंकि अब हमने उनको चलिए मैं ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके हो गए ना, उन पर जवाब भी तो चाहिए मुझे। जी आप बिल्कुल वो जवाब बहुत जरूरी है। शीशपाल जी, आप हंस रहे हैं, जवाब दीजिए जरा। आप लोग के प्रधानमंत्री इतने सबसे लंबे समय तक आप लोगों ने राज किया भारत पर, कि प्रधानमंत्री के तौर पर, राज से मतलब मेरा वो नहीं होगा कि राजा बन गया आप, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोग रहे, आपकी पार्टी रही, आपने उत्तराखंड के लिए सोचा ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है आपको। सोचा तो बताइए क्या किया आप लोगों ने। सिर्फ केदारनाथ उपचुनाव में आप वादे कर रहे हैं। विशाल जी, अगर उत्तराखंड के विकास का आप इतिहास उठाएंगे तो विकास पुरुष नारायण तिवारी के दौर में इस राज्य के विकास की जो नींव रखी गई, आज जो है उन्होंने जो सपना देखा और जो परियोजनाएं उन्होंने शुरू की, वही इस राज्य में आप समझिए कि आज आर्थिकी की रीढ़ बनी हुई है। पिछले 7 सालों में तो घोषणा से आगे सरकार बनी नहीं। 2 इन्वेस्टर मीट जरूर हुए, जनता की गाड़ी उन पे जरूर लुटाई गई है, लेकिन 1 रुपए का भी निवेश कहीं आज तक देखने के लिए नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी जरूर केदारनाथ के दर्शन के लिए आते रहते हैं। उन्होंने जो वहां पर हमारी माई की गुफा थी उसका नाम बदल करके मोदी गुफा जरूर कर दिया। उन्होंने केदारनाथ के गर्भगृह के नियम जरूर तोड़े। उन्होंने केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ने का काम किया। रुक जाइए प्रभा जी, देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया। प्रभा जी सुनने की आदत डालिए भाई, सुनने की आदत डालिए प्रभा जी। अभी मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने ज्यादा ही समय दिया, मैं कहीं आपको नहीं रोका। आपकी पूरी बात जब कंप्लीट हो गई तब मैं उनसे जवाब लेने आया। और भी पैनलिस्ट है, मुझे सबको समय देना होता, लेकिन मैंने आपको भरपूर समय दिया। शीशपाल जल्दी अपनी बात को खत्म करें। नरेंद्र मोदी जी आए थे, 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन वो 22 रुपए भी धरातल पे कहीं नजर नहीं आए। तो ऐसे सब्जबाग आप दिखाते हैं जो धरातल पे पूरे ही नहीं होते हैं। रोजगार की कह रही हमने गंगा बहा दी, दूसरे हमारे बेरोजगार धरने पे बैठे हुए वो इनकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। हमारी बेटियों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए 21-22 का, 22-23 का, कि बेटियों की सुरक्षा के क्या हालात है, वो इतने चिंताजनक है कि क्या मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा। तो ये न सुरक्षा दे पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं, न पलायन रोक पा रहे हैं। और घोषणाओं की बात आप कर रहे हैं कि हम जो घोषणाएं करते हैं वो पूरी करते हैं। भाई लोकायुक्त का वादा किसने किया था? कहाँ है लोकायुक्त? कहाँ है राजधानी गैरसैंण? कहाँ रुक रहा है पलायन? अब इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। जो है कि भू कानून पे आज भी हमारे प्रदेश के आंदोलनकारी संगठन और जनता सड़कों पे उतरी भी है। 2-2.5 साल से जो है जो इन्होंने कमेटी बनाई थी भू कानून के लिए, उसकी रिपोर्ट आकर के पता नहीं किस अलमारी में बंद है, उस पर की भी धूल झाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। डबल इंजन का जो इन्होंने नारा दिया, भाई वो डबल इंजन पे उत्तराखंड की धरती पे उतरना भी तो चाहिए ना। एक पर जिले में आप पर्वतीय जिले में आप बता दिए कोई उद्योग धंधा लगा हो, आप अगर वहां पलायन रोक पाए हो, हर मोर्चे पे तो आप फेल हैं। लेकिन नहीं साहब, आपने चौमुखी विकास कर दिया। अरे खनन में आपने जो है राज्य के युवाओं के अवसर बंद किए, शराब माफियाओं के हाथों में आप खेल रहे हैं। खनन प्रेमी और शराब प्रेमी मुख्यमंत्री के रूप में आपकी जो है मुख्यमंत्री जी प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो कौन ये सब काम कर रहा है? ये कांग्रेस कर रही है। आप बताइए, 2 बार राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत आपको दिया और आपने उनकी आसार उम्मीदों पे पानी फेरने का काम किया। आप देख लीजिए, तो इस पे कौन जवाब देगा? आप बताएं, किसकी जवाब देगी? केदारनाथ की अगर बात छोड़ दें, आप पूरे प्रदेश में 4 धाम यात्रा का हाल आप देख लीजिए, क्या रहा। 4 धाम यात्रा में कह रहे हैं साहब इतने श्रद्धालु, आप पिछली बार के रिकॉर्ड को नहीं छू पाए, उससे पीछे आप इस बार रहे हैं। और वो किसके कारण रहे? आपके सिस्टम की लापरवाही के कारण। आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, जिनकी आपदा प्रबंधन मंत्री हो, जिनकी जवाबदेही, वो तो कहीं नजर आते ही नहीं है। वो तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं।
तो चलिए आपके शीशपाल मंत्री जी ही आपके जरा मुख्यमंत्री जी के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक को इस चर्चा में और शामिल कर लेता हूँ। रतनमणि डोभाल जी, दोनों ही दल हैं, जितने दल हैं इनके पास अपनी चीजें हैं, विकास की इनके पास अपनी एक लॉग बुक है, कांग्रेस के पास अपनी लॉग बुक है, लेकिन धरातल पर जरा आप बताइए क्या स्थिति है, क्या आदमी सोचता क्या है उत्तराखंड का जब वो वोट डालने निकलता है। बद्रीनाथ बेंगलोर में जब वोट डालने गया उपचुनाव में, इस बार केदारनाथ पर जब निकला, तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है वोटर की, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता? जो जनता के जो सवाल हैं, बुनियादी जो सवाल रहते हैं, उन पर उनको तो ये चुनाव लड़ने वाले ऐसे मदारी होते हैं कि कोई और ही डमरू बजा देते हैं। जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं वो एक तरफ छोड़ जाते हैं। यही मैं कह रहा था कि हमारा जो उत्तराखंड है, नंबर एक बात तो मैं बार बार इसको दोहराता हूं कि ये उत्तराखंड जहां उत्तराखंड है वो राज्य उत्तराखंड में कब जाएगा, वो अभी जाने के लिए वहां तैयार नहीं है। आप चुनाव के लिए जा रहे हैं। दूसरा ये है जो हमारी जो खेती है, आज भी अगर जो पर्वतीय लोग हैं, जो कुछ भी है 80% लोग आज उस खेती पर निर्भर हैं, और वो खेती सबसे इतनी कठिन खेती है और महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। वो साल भर खटने के बाद भी उस जमीन पर वो 3 महीने का अनाज नहीं देती है। और दूसरा जो संकट हमारे पास अभी बहन वो चर्चा कर रही थी प्रवक्ता, उद्यानीकरण के। अच्छा है, उद्यानीकरण तो होना चाहिए, उसमें संभावना है रोजगार की, खुद के लिए भी है और लोगों को देने के लिए भी है। लेकिन उस उद्यानीकरण की रक्षा, यहाँ तो लोगों का वो जो जान है उसकी रक्षा का सवाल उत्तराखंड में आपने बाघ छोड़ दिए हैं जगह जगह, आपने बंदर छोड़ दिए, कोई चीज वहां उद्यानीकरण में वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये जो चीजें धरातल पर जो दिखती नहीं है, नारों में भले ही दिखते हो। अब एक बहन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इन्वेस्टर समिट किया था देहरादून में, प्रधानमंत्री उसके मुख्य अतिथि थे। उन्होंने तो ये कहा था कि और निवेश हो या ना हो, लेकिन आप उत्तराखंड में एक डिवाइन डेस्टिनेशन, एक शादी ऐसे कर दें कि ताकि कुछ यहाँ लोगों का भला हो, लोगों के पास कुछ काम आए, जो लोकल खाद्यान्न है उसका उसमें इस्तेमाल हो। तब से बताइए कितनी शादियां आपने की। लोग त्रियुगी नारायण में शादी करने के लिए जाते हैं, बताइए वो सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण जाने के लिए तो सड़क ही नहीं है। जहाँ शादी देवताओं की शादी हुई, लोग भी वहाँ बड़े धन्ना सेठ भी वहाँ शादी करने, लेकिन आज की स्थिति में जो जहाज से चले जाएं वो अलग बात है, लेकिन वहाँ तो लोगों को जाने के लिए सड़क नहीं है। तो ये कुछ चीजें जब हम कहते हैं अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी बात कही है, तो प्रधानमंत्री जो कह रहा है ये सरकार वो काम भी नहीं कर रही। कम से कम वहां जहां लोग शादी के लिए जाते हैं उसकी सड़क ही बना देते। आपने वहां सड़क भी नहीं बनाई, ताकि ये इस यात्रा पर आप कितने आप गिना ले, ये बताओ कि मेरी जेब में आपने पैसा कितना दिया यात्रा से। आपने पूरी यात्रा पर जो पंडा पुरोहित था, जो झोपड़ी डाल के वहां पे अस्थायी रूप से तिलक लगाता था, प्रसाद बांटता था लोगों को, आपने तो उसको भी बेरोजगार कर दिया। जो डांडी काठी खच्चर वाले हैं उनको आपने बेरोजगार कर दिया। और ये आरोप लोगों का है, मेरा नहीं है। लोग लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हमारा कैंची दाम ले गया यात्रा को, इसलिए हमको कुछ नहीं हुआ। इतनी आपदा में जितने लोगों के संकट हुआ, जो लोग फंसे रहे हैं, और ये सरकार का है कि जो सरकार के पास इसकी डिटेल है। आपने घोषित किया था यात्रा शुरू होने से पहले इतने संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो उन संवेदनशील क्षेत्रों में 3-3, 4-4 दिन लोगों को फंसा क्यों रहना पड़ा? आपका प्रशासन कहाँ था? और इससे पहले यही पर्यटन मंत्री तब भी थे और अब भी थे, इन्होंने कहा था कि हम महाभारत का सर्किट बना रहे हैं, और जिसमें 56 स्थानों का चयन किया गया था कि एक भारत का महाभारत कालीन वो बना रहे हैं हम पर्यटन को, और इसमें यात्रा को इसको बढ़ावा देने के लिए। कहाँ है वो सर्किट? वो तो 2014 की बात है, महेश शर्मा जब केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे। तो ये मतलब कुछ चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम उस दिशा में फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक बात मुझे और ये कहनी है कि मैंने जो लोगों से किया है
ये है तो मैं तारीफ तो किसी की नहीं करता हूँ, लेकिन ये पहली बार ये लगा कि कांग्रेस ने बहुत सारे जो उनकी गलतियां हैं उन्होंने उनसे सीखा है, कुछ भाजपा से भी सीखा होगा कि वो कैसे चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। तो इस बार इन्होंने उसको चुनाव को बहुत नजदीक ले आए ये, और इसका एक कारण है कि पहली बार इन्होंने 18 सेक्टर में, मैंने जो जानकारी ली 18 सेक्टरों में उस चुनाव क्षेत्र को बांटा, और 18 सेक्टर में इन्होंने जो उनका एक एक प्रभारी जो इंचार्ज बनाया वो भी वहां से बाहर का बनाया। ये अपने आप में एक मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ उस पर काम किया है। और नेताओं में वो बयानबाजी नहीं रही, नेता भले ही वह नित्य नारा हो, लेकिन वो एक दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, और उसका असर भी लोगों के में मन में वहां पर है। परिणाम तो क्या होता है ये तो मैं कह रहा हूँ कि धामी जीतता है या धाम जीतता है। ये तो धाम को तो दिल्ली ले गए थे धामी जी, तो इसलिए वो भी है लोगों में। चलिए रतनमणि जी, मैं जल्दी दीपक रावत के पास चलता हूँ। दीपक रावत जी, आपकी बात का जवाब दिया प्रभा जी ने, फिर मैं उसके बाद रतनमणि जी की सवालों का जवाब लूंगा प्रभा जी से। जल्दी से दीपक जी। जी, रतनमणि डोभाल जी ने एक एक बात खुल कर रख दी कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में कार्य कर रही है, और किस प्रकार का असंतोष ना सिर्फ केदारनाथ के उपचुनाव से संबंधित पूर्णतः पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ है। और यही बात हम बार बार बोल रहे हैं, यदि यही बात यूकेडी ने या कांग्रेस ने बोली होती, जो रतनमणि डोभाल जी ने बोला होता, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं इन मुद्दों पे। लेकिन वास्तविकता यही है जो डोभाल जी ने बोला कि ठगा सा महसूस कर रही है यहाँ की जनता। जो नीतियां हैं वो केंद्र को ध्यान में रख के बन रही है। राज्य का जो सुदूर प्रांत में रहने वाला व्यक्ति है, सुदूर प्रांत में बिल्कुल जहां पर उसके लिए न स्वास्थ्य के लिए शिक्षा कोई अस्पताल है, न कोई अच्छा स्कूल है, स्कूल के बारे में तो उस महिला ने आपको बता दिया, सुदूर प्रांत में रहने वाली। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के पास जो थोड़ा सा सक्षम होगा, पलायन के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। तो जब पलायन की समस्या का सीधा सीधा संबंध रोजगार से साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से भी है, पर आज न भारतीय जनता पार्टी इसके बाद कुछ कर पाई, न इससे पूर्व जब कांग्रेस थी न ये कर पाए। यही वो स्थितियां हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल लगातार बात कर रहा है कि इस जनता जब तक केंद्र में सुदूर प्रांत का व्यक्ति नहीं होगा उनकी नीतियों में, नीति निर्धारण में, तब तक इस राज्य की समस्याओं का निवारण होना मुश्किल है। और इसी बात को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच जा रहा है, लगातार 24 वर्षों से गया है, इस बार भी जा रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन मुद्दों में जनता हम पर विश्वास करके हमें वोट देगी। चलिए जल्दी से प्रभा जी जवाब दीजिए। मैं आपको ये बता दूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता खनन की बात कर रहे थे, तो वो सबसे पहला मैं कहूंगी इसमें कितना ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज आपको पता होगा कि जब इनके शासन था तो उस समय खनन की हमारे उसमें क्या स्थिति आ गई थी। आज सबसे ज्यादा अगर राज्य को राजस्व मिल रहा है तो वो खनन से ही हमें मिल रहा है। तो जब वही खनन इनके समय में भी था, वही खनन हमारे समय में भी है, तो आज हमने ऐसा क्या उसमें नीतियों में सुधार लेकर हम आ गए हैं कि आज जो राजस्व हमने तय किया था कि ये हमें 6 महीनों के बाद इतना हमें परसेंटेज मिलेगी, वो 3 महीने में ही हमारे पास आ गई है। तो मैं इनको कहना चाहूंगी ये खनन माफिया को बढ़ावा देने वाले ये लोग हैं, ना कि हम लोग हैं। और खनन से रिकॉर्ड हमारे राजस्व में उत्तराखंड का जो हमारा राजस्व है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये बिल्कुल मैं इसको नकारती हूँ। दूसरी बात मैं महिलाओं के लिए कहूंगी, इन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या 37 आरक्षण किसने दिया? 30% सरकारी नौकरियों में हमारी ही सरकार ने महिलाओं को हम आरक्षण दिया है। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो बहनों का जहां इनको लगता है राजनीतिकरण होगा इस मुद्दे का, वहां पर ये बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। लेकिन जब पहाड़ों में भी हमारी बहनें उनके ऊपर कोई कानून उनकी सुरक्षा के लिए लाया जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं। वहां पर ये बिल्कुल भी चिंतित नहीं है उन बहनों के लिए। तो उन बहनों के लिए ही हमें यूसीसी कानून और धर्मांतरण जैसे कानून हमारी सरकार को लेकर आने पड़े, तो और वो ज्यादातर हमें पहाड़ की बहनों के लिए जहां पर उनके साथ नाइंसाफी होती है, ताकि आगे जाकर वो अपना कहीं पर पक्ष रख सके। तीसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी कि अगर ये कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, तो पलायन रोकने के लिए अगर हम प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं, ये हमारा विजन है, विजन फॉर उत्तराखंड। ऐसा नहीं है क्योंकि आने वाले समय भी तो हमें कुछ काम करना है, या हम एक रटे रटाई जो पिछले काम सरकार करती है हम उसी को ही आगे ले जाएंगे। तो विजन फॉर उत्तराखंड क्या है? हमने प्रवासी सम्मेलन के एक नई हमने सोच के साथ प्रवासी सम्मेलन होगा, वहां के लोग यहाँ आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यही कहा था कि आप लोग आए, रिटायरमेंट के बाद आए, अपने घरों को सुरक्षित रखें। अगर होम स्टे की बात करें तो आपको मैं बता दूं उससे राज्य के लोगों को कितनी आमदनी हो रही है। अभी तक 5000 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो भी आर्थिकी में उनके लिए बढ़ावा हो रहा है।
और दूसरा मैं कहूंगी जहां तक गांव के मैं कहूंगी सीमावर्ती गांव की बात करें तो ये आज की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने तो आदर्श ग्राम की बात तभी कर दी थी। ऐसा नहीं है कि वो आज इसमें आए हैं। इसी को देखते हुए जो हमारा आखिरी गांव, पहले माना गांव को आखिरी गांव कहते थे, आज हमने कहा है कि सीमावर्ती गांव हमारा आखिरी गांव नहीं होगा, वो हमारे देश का पहला गांव होगा। उसको आदर्श ग्राम उन्होंने घोषित किया है ताकि उन गांव का विस्तार हो सके, वहां पर सारी सुविधाएं आखिरी गांव तक पहुंच चुके और जिससे कि हमारे गांव के लोग उन सुविधाओं से वंचित है, उनको हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके। और जहां तक ये मुद्दे डोभाल जी तो बहुत मैं कहूंगी अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है, अगर वो ये करें कि कैंची धाम और ये सब चीजें, तो मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि अगर मुझे केदारनाथ जाना है तो कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं होगा कि वो अपनी यात्रा को डाइवर्ट कर दे, वो वापिस अपने घर आएगा। अगर हमारा कहीं जाने का प्लान होता है हम वहीं जाते हैं, हम किसी के कहने पर किसी और यात्रा में नहीं चले जाते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि इन्होंने बात करी ये दिल्ली ले गए शिला, तो ये तो मैं कहूंगी बहुत ही झूठा प्रचार है। इससे पहले अभी हम देख चुके हैं कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण बंबई में किसने करवाया और उसकी फोटोज आप सब देख चुके हैं। फिर ये माँ गंगा की झूठी कसमें खाते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, शिला ले जाने का काम तो बीजेपी का। तो अब जनता समझ चुकी है इस तरह के अनगढ़ आरोप, झूठ के आरोप, जनता इनको बिल्कुल इन मुद्दों पर वोट नहीं करेगी। और हम आश्वस्त है, हमने धरातल पर काम किया है, हमने जनता के अनुरूप काम किया है। हमारी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी जनता के सुख दुख में शामिल होती है। चलिए जल्दी से मैं जवाब ले लेता हूँ, मेरे पास समय की कमी है। प्रभा जी मेरे पास समय की कमी है। शीशपाल सिंह जी से मैं जल्दी से जवाब लेता हूँ, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। शीशपाल जी। देखिए विशाल जी, भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि खनन के मामले में सरकार पे झूठे आरोप लगाए। भाई हम तो पहले ही कह रहे राज्य से आपने खनन का कारोबार छीन लिया है, आप बाहर के खनन माफिया को लेकर के आ गए हैं। अच्छी बात है अगर खनन से राजस्व में वृद्धि हुई है, तो जो खनन सामग्री है वो भी तो सस्ती होनी चाहिए ना। आप लोगों को तो इतने ऊंचे दामों पे खनन सामग्री दे रहे हैं, वो ना दुकान बना पा रहा, ना मकान बना पा रहा, ना अन्य प्रतिष्ठान बना पा रहा। तो भाई ये आप किसको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं? जनता को राहत मिलती है। प्रभा जी जवाब देने दीजिए भाई, जवाब उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगा ना, सवाल पूछ लीजिएगा, पहले उनको जवाब तो देने दीजिए, ऐसे तो फिर। स्टेशन का काम आपने सौंपा गुजरात की कंपनी को, जिन लोगों को कोई अनुभव ही नहीं था। इसके कारण हजारों श्रद्धालु बिना दर्शनों के वापस गए। और आप कह रहे हैं कि हम प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। याद दिला दूं, त्रिवेंद्र रावत जी आप ही की सरकार में मुख्यमंत्री थे, भाजपा के ही नेता थे, किसी दूसरी पार्टी की नहीं। रिवर माइग्रेशन का नारा दिया उन्होंने, हजारों नौजवान उन पे भरोसा करके राज्य में आए और साल भर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद, अपने जूते चप्पल घिसने के बाद वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। आप कौन से सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कहीं है ही, दूर दूर तक नजर ही नहीं आता है। दावे सरकार बड़ी बड़ी करती है, बड़े बड़े सम्मेलन भी करती है, इन्वेस्टर मीट इसका उदाहरण है, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना। हमारा नौजवान मायूस है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन आप रोक नहीं पा रहे, उद्योग के नाम पर एक छोटा सिंगल उद्योग कहीं आप पहाड़ में दिखा नहीं पा रहे। और बेटियों की सुरक्षा के नाम पे आप कह रहे हैं कि साम जो ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं बेटी कोई भी हो, बेटी बेटी होती है, कानून को उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपका कानून तो हाथ बांधे बैठा हुआ है। आप जो है कानून को पता नहीं किस किस नजर से अपराध को देख रहे हैं। अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, अपराध रुकना चाहिए, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी जो है राजनीति के हिसाब से अपराध हो तो आप उस पर हल्ला करते हैं। आपकी राजनीति के हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए। अब ये देखना होगा केदारनाथ की जनता क्या बद्रीनाथ जैसा फैसला सुनाती है या वहां पर परिणाम कुछ और होंगे। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।